दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से आपको पता है कि अगले 3 दिन जो मार्केट की जो है लॉन्ग वीकेंड लंबी छुट्टी है, सैटरडे संडे तो है ही, और मंडे का जो गुरु नानक देव जी की जयंती है उस कारण से जो हॉलीडे है, उस हॉलीडे में जाने से पहले एक सवाल जो है आपके मन में आ रहा है और हर किसी के मन में आ रहा है, और वो सवाल क्या है कि क्या जो ये कोरोना वायरस जो सेकेंड वेव जो दूसरी लहर है इसके कारण क्या मार्केट वैसे ही क्रैश करेगा जैसे मार्च में किया था। याद होगा मार्च में क्या हुआ था, जो कभी नहीं हुआ मार्च में वो हुआ था जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना वायरस की। आपको पता है 1 महीने में निफ्टी मार्केट 40% गिर गया था। तो क्या जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकता है यहां पर जो है सेकेंड वेव के आने से? वर्ल्ड में तो सेकेंड वेव आ चुका है, और क्या कुछ जो है दिक्कत तो नहीं हो सकती है मार्केट में? तो इस पर चर्चा करेंगे और काफी सवाल आपके रहते हैं स्टॉक्स को लेकर हर किसी पर। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, नीचे लिंक है, आप उस लिंक से जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों यहां पर जो सवाल आपका है कि सर क्या कोरोना वायरस सेकंड वेव से क्या जो है मार्केट में फिर से गिरावट हो सकती है? वैसी देखिए एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, बड़ा ध्यान से आप जो इस चीज को सुनिएगा। कोई भी समस्या जब पहली बार आती है तो इंसान पैनिक कर जाता है। मार्केट भी पैनिक कर गया था मार्च में जब पहली बार ये वायरस आया था। जैसे हम आप पैनिक कर गए थे वैसे मार्केट भी पैनिक कर गया था। मार्केट स्मार्ट होता है, वो पहले गिर गया था। याद रखिएगा, जब स्मार्ट मनी जो है बहुत तेज होती है, खबर पता रहती है उन्होंने पहले ही मार्च में सब माल जो है बेच दिया था। लेकिन जब जो है मामला बढ़ने लगा वायरस का, तब क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, और जब मामला और बढ़ा तब क्या हुआ? मार्केट रॉकेट बन गया। मार्केट बहुत स्मार्ट होता है। देखिए यहां पर आपको मन में जो सवाल है मेन कि क्या मार्केट जो है क्रैश तो नहीं कर सकता? यहां पर देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, लॉकडाउन। देखिए मार्केट को कोरोना वायरस से चिंता नहीं, आप इतना याद रखिएगा। मार्केट सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसका फायदा और नुकसान किसमें है? लॉकडाउन में। देखिए लॉकडाउन का क्या है, लॉकडाउन की जो है आपको एक चीज याद रखनी है, जितना हार्श लॉकडाउन जो है स्टार्टिंग में हुआ था वायरस को रोकने के लिए जो है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि वैसा जो है हार्ड लॉकडाउन मेरे ख्याल से नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जो है कुछ लिमिटेड एरियाज में ही होगा, जैसे नाइट कर्फ्यूज और बाकी चीजें हो रही है। तो इकोनॉमी को है ज्यादा इंपैक्ट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, और लोग भी थोड़े यूज्ड टू हो गए हैं, कहीं ना कहीं जो है थोड़ी लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है, लोगों के मन में भी जो है जो पैनिक था वो पहले है नहीं, और इकोनॉमी भी जो है थोड़ी रिकवर कर रही है। तो यहां पर आपको एक चीज गौर करनी कि अगर यहां पर लॉकडाउन लिमिटेड वे में चलता है जैसे अभी चल रहा है, कि एक जो है मतलब 80 to 90% चीजें काम कर रही है, हाँ 10-20% चीजें अभी भी जो है पहले की तरह, स्कूल कॉलेजेस काफी चीजें बंद है। लेकिन अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखिएगा तो जैसे जो है बहुत ज्यादा जो है इंपैक्ट इस वक्त जो है नहीं है जैसा पहले था। तो कहीं ना कहीं जो है शुरुआत में जो है वायरस बहुत तेजी से जो फैल रहा था, तो रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया था जो प्रिपरेशन के लिए लॉकडाउन, तो देखिए वैसा जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेरे ख्याल से नहीं आ सकता है, मेरे ख्याल से नहीं आने वाला है। लेकिन अगर वो आता है तब दिक्कत हो सकती है, अगर वैसा होता है तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट में करेक्शन जरूर आ सकता है। मेगा मार्केट है लेकिन क्रैश नहीं होगा, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि क्रैश होने के लिए कुछ कॉन्क्रीट रीजन चाहिए, तभी तो एफआईज बेच के भागेंगे। अच्छा एफआईज यानी विदेशी, यही तो वो लोग हैं जो मार्केट को गिराते भी हैं और मार्केट को रॉकेट भी बनाते हैं, जैसे उन्होंने पिछले 1 महीने में रॉकेट बना दिया है। तो उस चीज का आप याद रखिएगा। काफी आपके मन में सवाल थे क्या सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस है उसके कारण जो है मार्केट में कहीं क्रैश तो नहीं होगा? तो हर चीजें लॉकडाउन पे मेनली डिपेंड करती है। अगर हार्श लॉकडाउन होता है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है तो गिरावट होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एक सॉफ्ट लॉकडाउन होता है, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे होता है जहां जो है दिक्कतें हैं, और उतना जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से जो है उतनी जो है मार्केट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इतना याद रखिएगा। हाँ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को फायदा नुकसान क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा, वो हम चर्चा भी करेंगे। तो चलते हैं पहले स्टॉक की तरफ। बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से पहला स्टॉक है
ये बजाज फाइनेंस जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक अच्छा भाव भी था जब मैंने आपसे चर्चा की थी 2000 के आसपास मेरे ख्याल से, और मैंने भी 1900 के आसपास मेरे ख्याल से लिया था। इस वक्त आपका सवाल है सर क्या जो है बजाज फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं जो है हम प्रॉफिट बुक कर लें या क्या करें, देखिए वो तो आपका फैसला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक था उस वक्त पे भी, अच्छा अभी भी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भाव जो है वो अच्छा नहीं है। याद रखिए प्राइस महंगा है 5000 के आसपास। टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस है जैसा मुझे याद है, क्योंकि 6 महीने 7 महीने पहले शायद ये 5000 से ही गिरा था। एक ऑल टाइम हाई जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक चीज आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, याद रखिएगा इस चीज को, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, फंडामेंटली अब थोड़ा महंगा लग रहा है। हाँ महंगा लग रहा है, उस वक्त बड़ा सस्ता था और मैंने कहा था बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है, गजब का मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ गजब का है। लेकिन ये डबल से ज्यादा इसने रिटर्न दे दिए 2-3-4 महीनों में। तो अब इस वक्त पर मेरा जो मानना है दोस्तों, थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगा और हल्की गिरावट भी जरूर दिखाएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। बहुत भाग्य ऐसे टेक्निकली मजबूत है, 5000 निकाल दे, हो सकता है मैं ट्रेड भी कर लूं एक स्टॉप लॉस लाके। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे ख्याल से ट्रेन जो है मिस हो चुकी है, फिर से ट्रेन को स्टेशन पर जाने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए। दोस्तों चलते हैं जो अगले स्टॉक की तरफ, अशोक लीलैंड। देखिए अशोक लीलैंड एक सिक्लिकल स्टॉक है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा स्टॉक जो साइकिल में परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपका सवाल था इसके ऊपर, तो देखिए एक ऐसा स्टॉक है जो मान लीजिए 1-2 साल जो है अच्छा चलेगा, 1 to 2 ईयर, और फिर 1-2 साल खराब चलेगा, नीचे की तरफ बेयर मार्केट में चलेगा। तो ऐसे ही अशोक लीलैंड और जितने भी सिक्लिकल स्टॉक हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र के ऐसे सिक्लिकल स्टॉक है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या आपका अशोक लीलैंड हो, या स्टील्स क्षेत्र के जो स्टॉक है, टाटा स्टील, JSW स्टील और बाकी जो है, तो इनका काम करने का यही तरीका होता है। और 45 के आसपास मैंने आपको क्या बताया था जब ये था, मैंने उस वक्त आपको क्लियरली कहा था बहुत अट्रैक्टिव है इस भाव के आसपास, कहीं ना कहीं जो है 60-65 जा सकता है। पर आपको पता है आजकल सारे स्टॉक जो है सारे टारगेट से ऊपर चले जाते हैं, 90 प्लस चला गया ये तो अशोक लीलैंड। देखिए मेरे ख्याल से मैंने अशोक लीलैंड को पहले बहुत ट्रैक किया है तो मुझे लेवल्स याद भी होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है 105 के आसपास इसको कुछ बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा दिक्कत का एरिया है वो 105 के आसपास का। मैं फिर भी चार्ट लगा के जरूर चेक कर लूं, लेकिन मेरी जो पुरानी नॉलेज जो मुझे याद आ रही है, मेरे ख्याल से वहां आसपास रेजिस्टेंस तगड़ा है, गजब का रेजिस्टेंस है वहां। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल 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 वहां आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 100 के आसपास जो है, और वहां से गिरावट हो सकती है। टेक्निकली मजबूत जरूर है पर 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं टेक्निकली कमजोर होने में। अगर गिरावट आ गई अच्छी तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन बहुत ज्यादा भागा हुआ स्टॉक है। कहीं ना कहीं वैल्यू था 45 के आसपास, बहुत ही ज्यादा 90-95 के आसपास ट्रेडिंग तो की जा सकती है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा आराम से आप काम कर सकते हैं। बाकी जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक की हम बात करें, अच्छा स्टॉक है, आपको पता है अच्छा स्टॉक है, लेकिन बुरे दौर में चल रहा था। कहीं ना कहीं 3 महीने में 2 महीने में मेरे ख्याल से इसके अच्छे दिन आ गए और डबल से ज्यादा रिटर्न दिया। मेरे पास भी है ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं। देखिए इंडसइंड बैंक की बुक वैल्यू 450 के आसपास कुछ है, यानी ये प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 2 टाइम्स है, ना महंगा है ना सस्ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना कठिन है क्योंकि इस वक्त जो अर्निंग पर शेयर है वो मेरे ख्याल से ठीक से निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ वन ऑफ टाइप के रहे इनके रिजल्ट्स में, और जो दिख रहा है वो है नहीं। मेरे ख्याल से प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पर ये चीजें आप याद रखिए, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है और कॉमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में जो एक उछाल आई है उसका फायदा इन्हें भी हुआ है। देखिए ये काफी लोन देते हैं CV क्षेत्र में, कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में, जो ट्रक्स और बाकी चीजें हैं उसका फायदा इन्हें होता है और फायदा हुआ भी है, स्टॉक डबल हो गया है। देखिए रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, मैं एक बार चार्ट लगाकर देख लूं थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस जोन है इंडसइंड बैंक का, देखिए ये मैं चार्ट मैंने लगा दिया है, 1000 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1000 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। मानसिक लेवल भी है, मानसिक लेवल प्लस रेजिस्टेंस, दिक्कत का एरिया है वहां तक। नहीं तो फिर जो स्टॉक ठीक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई कमी नहीं है, मैंने आपको बताया भी है पहले। NTPC अच्छा स्टॉक है, यूटिलिटी स्टॉक है। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा स्टॉक जो है जो ज्यादा रिटर्न भी नहीं देगा आपको,
पर कहीं ना कहीं जो है 80-90 के आसपास बहुत वैल्यू थी। 80 के आसपास तो मैंने डिस्कशन भी किया था। एक 90 के आसपास का जो है हमारा एक टेक्निकल टारगेट भी था जो चार्ट पर दिख रहा था, उसके ऊपर भी ये गया है। कुछ न्यूज फ्लो भी आई है और गवर्नमेंट स्टॉक्स में एक अच्छे स्टॉक में से एक जरूर है एनटीपीसी, अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है। ये पावर ग्रिड है, मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी और वैल्यू के हिसाब से भी एक अच्छा स्टॉक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ बाई बैक भी कुछ आया था जैसा मुझे याद आ रहा है 110 के प्राइस पर। इस वक्त तो मेरे पास है नहीं ये पोर्टफोलियो में, लेकिन जैसा मुझे याद है कुछ बायबैक जरूर आया था 110 के आसपास पर। देखिए स्टॉक फंडामेंटली तगड़ा है, थोड़ा ये सस्ता रहता है। मार्केट कहीं ना कहीं जो थोड़ा पीएसयू स्टॉक्स है उन्हें थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं। ये मार्केट का अपना एक तरीका है, अब आप कुछ कर नहीं सकते तो, लेकिन इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। स्टॉक अच्छा है, वैल्यू है, टेक्निकल रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है, ठीक है। टेक्निकल रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से मैं चार्ट पर लगा दूं तो टेक्निकल रेजिस्टेंस इसका मेरे ख्याल से 100 के आसपास होना चाहिए। फिर भी मैं क्लियरली देख लेता हूं एक बार। देखिए 100 से 105 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस है जहां दिक्कत हो सकती है। देखिए अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। आज जो है इसने गिरावट दिखाई है। देखिए मार्केट थोड़ा फ्लैटिश टू नेगेटिव रहा है, लेकिन स्टॉक्स बाकी भागे हैं, पर आलोक इंडस्ट्रीज में गिरावट जरूर दिखी है। 21 के सपोर्ट से इसने बाउंस बैक जरूर दिखाया, लेकिन बाउंस बैक जो है वो सस्टेन नहीं हुआ। यहां पर फिर से एक 2% की गिरावट हुई है। देखिए यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम क्या है मैं देख लूं, ज्यादा थोड़ा इजी रहेगा चीजों को समझने में। 8 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम हुए, इसका मतलब है कि जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कम वॉल्यूम हुए हैं गिरावट में। ठीक है, अगर गिरावट में कम वॉल्यूम होते हैं तो फिर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज को आपको याद रखना है, 21 का जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होगा तो फिर शॉर्ट टर्म में दिक्कतें होंगी, इस चीज को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि सपोर्ट अगर फिर से टच होगा और चांसेस है वो ब्रेक हो सकता है। और रेजिस्टेंस कहां पर है मेरे ख्याल से सबको याद भी है, 2730 का रेजिस्टेंस जो पारी नहीं होता है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। अच्छा, काफी खबरें आप लोग जो है डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं कि टेक्सटाइल क्षेत्र में जो है काफी टेक्सटाइल पॉलिसी भी आ रही है, काफी चीजें हो रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन देखिए चीजों में समय लगता है। कोई भी जो है चीज जब बहुत आसानी से जो नहीं होती, मेरे कहने का मतलब है कि समय लगता है हर चीज में। कोई भी अगर पॉलिसीज आई हैं तो उनका फायदा होने में या कोई भी ये जो है उसमें समय लगता है। ये तुरंत जो है आपको स्टॉक प्राइस में या फिर जो है प्रॉफिट में नहीं दिखेगा, टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मार्केट स्मार्ट है, जिस दिन उसे लगेगा कि इससे प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएंगे वो पहले रॉकेट बन जाएगा। देखिए मार्केट बहुत स्मार्ट है। और दूसरी चीज कहीं ना कहीं जो है, अब पता नहीं है पीपी किट के बिजनेसमैन को क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए सेकंड वेव आता है वायरस का, तो वहां से इन्हें कुछ फायदा जरूर हो सकता है। वैसे ज्यादा फायदा पिछले क्वार्टर्स में दिखा नहीं इन्हें पीपी किट और ये जो N95 मास्क मेरे ख्याल से करते हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा दिखा नहीं। लेकिन उम्मीद है कि, क्योंकि ये स्टॉक देखिए जब वायरस बढ़ रहा था ये स्टॉक बहुत तेज भागा था, और कहीं ना कहीं अगर ये 21 के सपोर्ट को बचा ले तो ठीक रहेगा। सपोर्ट टूटता है तो फिर दिक्कत होगी, इतना आप याद रखिएगा। सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा है उसका कमाल, कई बार देखा है, बार बार देखा है। देखिए मेरे ख्याल से कोई ब्लॉक डील नहीं दिख रही है मुझे, मैंने ब्लॉक डील देखने का प्रयास किया क्योंकि आज मैं ट्रैक तो कर नहीं पाया था, अभी सारी चीजों को देख रहा हूं और किसी प्रकार की कोई ब्लॉक डील नहीं है। लेवल्स जस के तस हैं, इंटैक्ट हैं पहले की तरह। यानी जो 21 का पहला सपोर्ट है, 18 का जो है ये नीचे में बड़ा सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 2730, ये जो आपको लाइन में बना दूं थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस जोन है, जब इसके ऊपर निकलेगा, इसे क्रॉस करेगा तभी तेज भागेगा, वरना फिर से वही होगा जो हो रहा है, रेंज बाउंड एक रेंज में फंस जाएगा और फंसा रह जाएगा। याद रखिएगा, निकलता है रेंज से रॉकेट बन सकता है, पर निकलेगा क्या बहुत बड़ा सवाल है। वॉल्यूम से पता चल जाएगा, तगड़े वॉल्यूम हुए 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम प्लस अपर सर्किट हुआ तो ये चीज हो सकती है, मैंने पहले बताया आप लोगों को। देखिए जेपी पावर के बारे में आपने सवाल पूछा है, जेपी पावर को मैं फंडामेंटली ट्रैक करता नहीं हूं, काफी पहले मैंने ट्रैक करना छोड़ दिया है दोस्तों। तो जेपी पावर मेरे ख्याल से फंडामेंटली मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है। देखिए पावर सेक्टर का जो स्टॉक है, इसमें एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, ये एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है।
यानी जोखिम भी अधिक है, रिटर्न भी ज्यादा अगर आप सही साबित हुए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बता दूं 2.1 के आसपास सपोर्ट है जेबी पावर का, 2.1 पे सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस मुझे क्लियरली चार्ट पर दिख रहा है 2.75, यानी 65 पैसे का एक दायरा है। जिस तरफ दायरे को तोड़ेगा एक अच्छी मूव दिखा सकता है। याद रखिएगा, रिस्की स्टॉक है, वही लोग काम करें जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। जो कम जोखिम लेने वाले हैं वो ध्यान नहीं भी दे सकते हैं। यस बैंक चल पड़ा, गाड़ी चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी यस बैंक की, कहां चल पड़ी? वहीं जहां जिसे जाना था। हमने क्या कहा था, 16-18 जो रेजिस्टेंस जोन है, मेरे ख्याल से उस तरफ चल तो नहीं दिया, क्योंकि आखिरी समय में क्या वॉल्यूम हुए हैं, मैंने देखा आखिरी में गजब के वॉल्यूम, प्लस जो है अपर सर्किट लग गया था। ऐसे जो क्लोजिंग आई है वो 4.26% की है प्लस में, क्योंकि रूल है कुछ कि आधे घंटे की जो एवरेज जो होती है प्राइस, उसको जो है कैलकुलेट करके हम बताया जाता है। लेकिन आप अगर देखें तो एक अपर सर्किट लग गया था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम दिखते हैं मुझे। आखिर खबर क्या है, चर्चा है, कुछ तो खबर है, कुछ तो खबर है वॉल्यूम की। मुझे नहीं पता, मैंने ठीक से मार्केट ट्रैक नहीं किया है, कुछ तो खबर है। मेरे पास भी यस बैंक है, मैं आपको बताते चलूं, लेकिन ये जो वॉल्यूम दिख रहा है शायद कुछ तो बात है। इतने ज्यादा वॉल्यूम अचानक से हुए हैं, शायद कुछ न्यूज आया है। न्यूज कितना पॉजिटिव है ये मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा इसके ऊपर। पर कुछ तो न्यूज जरूर है कि इतने तीखे वॉल्यूम है यस बैंक में, मतलब नॉर्मल से मेरे ख्याल से जो है, मेरे ख्याल से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम है नॉर्मल से। तो कुछ बात जरूर है यस बैंक में, क्या बात है मुझे देखना पड़ेगा। अगर आपको न्यूज पता है आप कमेंट में बता भी सकते हैं, नहीं तो मैं जो है चेक जरूर कर लूंगा जाकर के वेबसाइट पर कि आखिर खबर क्या आई है। कुछ बात है, ये 16-18 की तरफ चल पड़ा, अगर खबर अच्छी हो सकता है निकाल दें। खबर देखना पड़ेगा तभी अगला फैसला हम ले पाएंगे, खबर जानना बहुत जरूरी है। कुछ तो बात है। ऐसे मार्केट में कहीं ना कहीं ये तेजी दिखाई है, जाते जाते कोई खरीद के गया, अपर सर्किट लगा के गया, कुछ तो बात है। डिक्सन रॉकेट स्टॉक है, आत्मनिर्भर भारत का बेनिफिशियरी स्टॉक है, बड़ा फायदा हुआ है। मेरे ख्याल से 2-3 हजार के आसपास आखिरी डिस्कशन जब मैंने की थी, 6-7 हजार के आसपास मैंने टारगेट रखा था टेक्निकल। ये सारे स्टॉक टारगेट से ऊपर जाते हैं, 12,000 चला गया। ये देखिए, आपने पूछा लॉन्ग टर्म के लिए कैसा, बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्या अच्छा नहीं है, प्राइस अच्छा नहीं है, महंगा है, बहुत महंगा है इस भाव के आसपास पर। थोड़ी भी गलती हुई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला बात है, क्योंकि महंगा है इस भाव के आसपास पर, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा भाग गया है। तो रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है उसका बेनिफिशियरी है, फायदा इसे होगा, तो उसी को जरूर आप याद रखिएगा। हाँ, महंगा जरूर है इस भाव के आसपास, अगर लीजिएगा तो फंसने के भी चांसेस है ऊपर में, ये जरूर याद रखिएगा। स्टॉक तभी लें जब नीचे मिले, जब हमने चर्चा भी की थी पहले, रॉकेट बन जाए तो सिर्फ मजे लें। अगर आपने रखा है लेके और नहीं लिया है तो बस जो है इग्नोर कर दें। अच्छी चीज भी अगर आप बहुत ऊपर के भाव पर लेंगे तो फिर जो है दिक्कत होगी, याद रखिएगा इस चीज को। दोस्तों डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके कोई भी फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।